गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विशाल प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय अलीगंज लखनऊ। आज हम लोग ब्लॉक 4 के अंतर्गत यूनिट 10, 11, 12 और 13, जिसके अंतर्गत हमें अब्राहम मैस्लो को, हर्ज़बर्ग को और क्रिस आइग्रिस को और लिकर्ट के विचारों को पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अब्राहम मैस्लो के विचारों को देखते हैं जो उन्होंने प्रशासनिक चिंतन के अंतर्गत दिए हैं। अब्राहम मैस्लो को मनोवैज्ञानिक चिंतक माना जाता था और अपने इस मनोवैज्ञानिक चिंतन के अंतर्गत ही मैस्लो ने अपने आवश्यकताओं के सोपान का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और आवश्यकताओं के जो सोपान का सिद्धांत था वो एक प्रकार से मानव अभिप्रेरणा सिद्धांत के एक हिस्से के रूप में 1940 के दशक में विकसित किया गया था। मानव व्यवहार को समझने में जो मैस्लो की रुचि थी और उस पर जो उनको शोध करने की प्रवृत्ति थी, वो उनको एक प्रोफेशन के रूप में उन्होंने अपने कैरियर में इसकी शुरुआत की थी और एक आजीविका का उनका एक प्रकार से ये साधन था। और मैस्लो ने अपने इन व्यापक अध्ययनों को चौथे और पांचवें दशक में 1940 से लेकर 1950 1960 के बीच में अंतरालों में प्रकाशित किया था। जो मैस्लो का अन्य योगदान है वैज्ञानिक चिंतन के क्षेत्र में या मानव व्यवहार के चिंतन के क्षेत्र में, वो उनकी साकल्यवाद संबंधी मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसे वह तीसरी शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके पहले भी उन्होंने जो दो अन्य सिद्धांत दिए थे वो एक व्यवहारवाद थे जो बिहेवियरल थिंकिंग के अंतर्गत आते थी और दूसरा था मनोविश्लेषणवाद था उनका। और इस प्रकार तीसरे थिंकिंग के रूप में उन्होंने आवश्यकताओं के सोपान का सिद्धांत दिया। मैस्लो जो अपना मुख्य योगदान व्यक्तित्व के क्षेत्र में करते हैं, उनका मानना था कि जो आज तक जितने भी अध्ययन हुए हैं वो मनुष्यों की कमजोरियों के क्षेत्र में, कि मनुष्य कैसे संगठन के प्रति लगाव नहीं महसूस करता है, वो किन परिस्थितियों में कार्यों को करने से बचता है, इन सब की बात की। लेकिन मनुष्यों की क्या शक्ति हो सकती है, मानव कमजोरी की तुलना में मानव की शक्ति की स्रोत क्या हो सकती है, इसकी अभी तक सभी विचारकों ने अवहेलना की थी। लेकिन अब्राहम मैस्लो ने अपने इस आवश्यकताओं के सोपान के सिद्धांत के अंतर्गत मानव कमजोरी के स्थान पर मानव शक्तियों की बात की कि मनुष्य किन आधारों पे सोचता और विचारता है। इस आधार पे हम देखते हैं कि जो मैस्लो का विचार था वो एक प्रकार से उनके सोपानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो उनकी आवश्यकताओं का सोपान था। वास्तव में जो मैस्लो का सिद्धांत था वो आवश्यकताओं की सशक्तता की अवधारणा पर टिका हुआ था। आवश्यकताओं की सशक्तता की अवधारणा विकसित करने में मैस्लो ने 5 प्रकार के विचारों को दिया। इसके लिए उन्होंने एक पैमाना पूरा विकसित किया कि किस आधार पे जो नीड है वो कैसे एक लेवल से जाके दूसरे लेवल तक पहुंचती है। इसके लिए उन्होंने पहले स्थान पे एक सिरे पर एक प्रकार निम्न श्रेणी की जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी बात की थी और इसको उन्होंने शारीरिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं नाम दिया। मैस्लो का मानना था कि कोई भी जो व्यक्ति होता है उसकी कुछ फिजिकल नीड्स होती हैं, उसकी कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कहा जाता है, आधुनिक समय में भी कहा जाता है कि जब मनुष्य का पेट भरा होता है तभी वह अन्य चीजों के बारे में सोच या विचार सकता है। तो इसी प्रकार की आवश्यकताओं को मैस्लो अपने पहले श्रेणी की आवश्यकता के अंतर्गत रखता है और इस निम्न श्रेणी को उन्होंने शारीरिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं नाम दिया है। और जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब मनुष्य आत्म सिद्धि की आवश्यकताओं की ओर जाता है और इन दोनों के मध्य में
मैस्लो ने जो मध्य स्तरीय आवश्यकताओं की बात की है, जो कि सामाजिक और स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं होती। मैस्लो ने आवश्यकताओं का 5 प्रकार का वर्गीकरण किया कि एक मनुष्य जो संगठन में कार्य करता है या अपने दैनिक जीवन में जो वो गतिविधियों को संचालित करता है, उसको उन्होंने आवश्यकताओं के आधार पर 5 प्रकार में बांटा है। जहां उसमें पहली आवश्यकता वो शारीरिक या भौतिक आवश्यकताओं की बात करते हैं। दूसरी जो उनकी आवश्यकता है वो सुरक्षा संबंधित, सिक्योरिटी संबंधित क्या नीड्स होते हैं मनुष्य के, उसकी बात करते हैं। और जो तीसरा विचार है मैस्लो का जो आवश्यकताओं से संबंधित, वो है जुड़ाव और प्यार की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने लाइफ में नीड्स और लव की जरूरत महसूस करता है। और जो चौथा आवश्यकता थी वो थी सम्मान की आवश्यकता। और जो अंतिम आवश्यकता है और जो कि मैस्लो के अनुसार किसी भी मनुष्य की सर्वोच्च श्रेणी की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति अपना कार्यों पे एक आदर्श की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसको मैस्लो ने आत्म सिद्धि की आवश्यकता नाम दिया था। और उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति वो चाहे किसी भी सेक्टर में अपने कार्यों को संचालित कर रहा हो, उसका अंतिम उद्देश्य उसमें एक प्रकार से सिद्धि प्राप्त करना होता है। वो सिद्धि प्राप्त करके उसको संतुष्टि का अनुभव होती है। तो मैस्लो इन 5 आवश्यकताओं की बात करते हैं और ये क्रमिक आवश्यकताएं हैं। मैस्लो के अनुसार एक आवश्यकता के पश्चात दूसरी आवश्यकताएं की जरूरत होती है उसको। जब तक पहली आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी, तब तक दूसरी आवश्यकता को जरूरत महसूस नहीं कर पाएगा मनुष्य। तो आइए देखते हैं कि मैस्लो ने किन किन 5 आवश्यकताओं की बात की थी और उसकी की व्याख्या कैसे उन्होंने की। तो इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि पहली आवश्यकता जो शारीरिक आवश्यकता या दैहिक आवश्यकता होती है, उसकी बात मैस्लो करते हैं। मैस्लो कहते हैं कि जो दैहिक आवश्यकताओं की एक तरह से मनुष्यों की जैविक आवश्यकताओं का पर्याय माना जा सकता है। जो बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के, उसकी बात इसके अंतर्गत करते हैं। इन आवश्यकताओं में मैस्लो मनुष्य में जो भूख, प्यास या इन सब जो भी एक्टिविटी मनुष्य को एक तरफ जिंदा रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसका उल्लेख करते हैं। और किसी भी मनुष्य के ऊपर इन आवश्यकताओं की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह किसी अन्य आवश्यकताओं के बारे में तब तक नहीं सोच सकता है जब तक कि इन आवश्यकताओं के संदर्भ में वह संतुष्ट ना हो जाए। हम जो पॉलिटिकल साइंस में भी अगर हम हीगेल और मार्क्स के विचारों को देखें, तो उसमें भी इसी प्रकार के विरोधाभास थे। हीगल का मानना था कि मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा विचारता है, जैसा उसकी माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, उसका समाज वैसा हो जाता है। और इसके उल्टे मार्क्स का मानना था कि मनुष्य की जैसी भौतिक परिस्थिति होती है, वो जिन फिजिकल कंडीशंस में रहता है, उसका विचार वैसा हो जाता है। तो यहां मैस्लो के विचारों में भी हम मार्क्स के विचारों को देख सकते हैं। एक प्रकार से अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, तो कहीं ना कहीं हम मैस्लो को हीगल के सापेक्ष खड़ा हुआ नहीं पाते, बल्कि मार्क्स जैसा बोलता है कि जब तक आदमी की फिजिकल नीड्स नहीं पूरे हो जाएंगे, जो बायोलॉजिकल नीड्स है, जो जैसा व्यक्ति खाएगा पिएगा वैसा ही सोचेगा, या जिन भौतिक परिस्थितियों में रहेंगे उसका सोशलाइजेशन भी उसी के आधार पर होगा। तो यहाँ पे मैस्लो भी उसी को फॉलो करते हैं। और उदाहरण स्वरूप मैस्लो कहते हैं कि किसी भूखे व्यक्ति के लिए अगर किसी व्यक्ति का पेट नहीं भरा है, तो उसके लिए एक आदर्श जो दुनिया होगी, वो आदर्श दुनिया वैसी होगी जहां पर खाद्य सामग्री की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हो। जहां वो खाद्य सामग्रियों की अधिकता देखेगा, वही उसके लिए सबसे सर्वोच्च स्थिति होगी। क्योंकि उससे क्या है, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी। क्योंकि उस बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा किए बगैर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की अन्य गतिविधियों को संचालित नहीं कर सकता है।
तो ऐसी परिस्थिति में मैस्लो ने बोला कि इस ऐसे लोगों के लिए जिनकी दुनिया सिर्फ दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति है, वो दैहिक आवश्यकताओं से परे सारी चीजों जैसे डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता, कम्युनिटी लाइफ, ये सभी चीजें उनके लिए निरर्थक होती। इसका उनके लिए कोई वैल्यू नहीं होता। तो इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति का ध्यान सामाजिक आवश्यकताओं की ओर तभी जाता है जब उसकी दैहिक आवश्यकताएं पूरी हो गई हों। तो मैस्लो अपने जो सबसे निम्न श्रेणी की आवश्यकता है उसके अंतर्गत इसी दैहिक श्रेणी की आवश्यकताओं को रखते हैं और कहते हैं कि इसकी पूर्ति हुए बगैर व्यक्ति अन्य प्रकार की आवश्यकताओं को या अन्य प्रकार की जरूरतों को समझ नहीं पाता है। तो ये उसका सबसे पहला आवश्यकता संबंधी विचार था। जो दूसरा विचार उसने मैस्लो ने दिया वो उनका सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं थी। मैस्लो का मानना था कि जब व्यक्ति की दैहिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब उसका जो अगला लक्ष्य होता है, जो नेक्स्ट एम होता है, वो फिर अपनी सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न हो जाता है। उसकी जो सुरक्षा संबंधी नीड्स हैं उसको पूरा करने में व्यक्ति लग जाता है। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर रूप से मैस्लो ने छोटे बच्चे और शिशुओं के व्यवहार में देखने की बात करते। उनका मानना था कि ये जो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं ये वयस्कों में उतनी अच्छी तरीके से स्पष्ट ढंग से नहीं दिखती। उसका कारण मैस्लो बताते हैं कि जो वयस्क होते हैं उन्हें उन्होंने अपना बचाव करना बेहतर ढंग से वो सीख चुके होते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जो अल्प वयस्क होते हैं उनमें चोटों के प्रति या उनकी अगर किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट होते हैं तो जो अवयस्क बच्चे होते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं ज्यादा स्पष्ट ढंग से हम देख सकते हैं। वो कितना सिक्योरिटी के लिए कंसर्न हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक जो बीमार बच्चा होता है वो अपने माँ और पिता से इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहता है कि उसकी बीमारी कितनी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसको डॉक्टर के ऊपर भी उतना भरोसा नहीं होता है जितना कि वो अपने माँ और पिता के ऊपर भरोसा करता है। उसको उस समय लगता है कि मेरे माँ पिता ही हमको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो मैस्लो कहता है कि ये एक प्रकार से जो इसके साथ किसी भी व्यवस्थित विकसित समाज में जो लोगों की सुरक्षा का दायित्व होता है वो सरकार के ऊपर होता है। जैसे आधुनिक समय में हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वेलफेयर स्टेट में उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों की चाहे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो सभी प्रकार की सुरक्षात्मक बातें होती वो राज्य की भूमिका में रह जाती हैं। और ऐसे समाज में हमें सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को लोगों को कैरियर संबंधी जैसे एक अन्य लेवल पे अगर हम जाएं तो जब सभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य ले लेता है तो हम जब जॉब में आ जाते हैं या किसी भी अन्य गतिविधि को जब संचालित करने लगते हैं, अपने कैरियर को एक प्रकार का रूप दे देते हैं, तो उसके बाद फिर हमारी सुरक्षात्मक अवधारणाएं दूसरे प्रकार से व्यक्त होने लगती हैं। हमें सुरक्षित नौकरियों की जरूरत महसूस होती है जिसमें क्या हो कि कार्यकाल की सुरक्षा हो। इसे उदाहरण के रूप में देखें तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में यही सुरक्षात्मक संबंधी अवधारणाओं का ही अंतर है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जब कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसको एक सिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि हमें अब इतने साल तक अगर हम अपने कार्यों को रिस्पॉन्सिबल तरीके से करते रहे तो हमारी जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट सेक्टर में बनी रहेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर चूंकि बहुत सारे कारकों के ऊपर निर्भर करता है तो उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों को सही प्रकार से रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर रहा है उसके बाद भी उसको वर्किंग टेन्योर का एक प्रकार से सिक्योरिटी नहीं रह सकता है। तो जो सुरक्षात्मक अवधारणाएं हैं वो समय समय पे बदलती रहती हैं। जब आदमी
जॉब में आ जाए तो उसके बाद वो सेविंग करना, अपनी लाइफ इंश्योरेंस करना, इन सब दूसरे प्रकार की जरूरतों को, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी की फिर सोचने लगता है। तो इस प्रकार की आवश्यकता को मैस्लो ने अपने दूसरे आवश्यकता के प्रकार के अंतर्गत व्याख्या की है, जो कि उन्होंने सुरक्षात्मक अवधारणा के रूप में बात की है। जब मैस्लो का मानना था कि जब ये दूसरे प्रकार की भी नीड्स पूरी हो जाती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तब मनुष्य तीसरे प्रकार या तीसरी श्रेणी की आवश्यकता के अंतर्गत जाता है, और इसका मैस्लो ने नाम दिया जुड़ाव और प्यार की आवश्यकता। मैस्लो का मानना था कि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, और एक बार जब उसकी दैहिक और सुरक्षात्मक संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तब वह अपने चारों तरफ के समाज से प्यार, स्नेह और अपनत्व हासिल करने की अपेक्षा करता है। यहां पे अगर हम फिर एक बार तुलनात्मक रूप से अगर अध्ययन करें, तो अरस्तु का जो राज्य का कॉन्सेप्ट था, वो राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप बताते हैं। उसमें भी हम इसी प्रकार की अवधारणा को देख सकते हैं। अरस्तु का भी मानना था कि राज्य क्या है, वो एक प्रकार से व्यक्तियों का बृहद रूप है, और इसकी व्याख्या करते हुए अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति पहले अपना जीवन खुद संचालित करता है, लेकिन उसके सभी जरूरतों की पूर्ति व्यक्ति अकेले नहीं कर पाता है, और इस कारण से व्यक्ति परिवार नामक संस्था की स्थापना करता है, और परिवार नामक संस्था उसकी कई मूलभूत जरूरतों की पूर्ति कर देते। लेकिन अरस्तु फिर कहते हैं कि उसके बाद भी वो सभी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, इसके कारण से समाज की स्थापना होती है, सोसाइटी का क्रिएशन होता है, और अंतिम चरण के रूप में जब मनुष्य की सुरक्षात्मक संबंधी अवधारणा या अन्य सभी जरूरतों की इतनी व्यापक रूप से आवश्यकता पड़ती है, तब राज्य नामक संस्था का उदय होता है। तो कहीं न कहीं मैस्लो के इस विचार में, जो आवश्यकता संबंधी इस विचार, इसमें हम अरस्तु के प्रभाव को भी देख सकते हैं, क्योंकि अरस्तु ने भी इसी प्रकार की बात के आधार पर राज्य की स्थापना का विचार दिया था। तो इन्हीं सामाजिक आवश्यकताओं के चलते उसे परिवार, बच्चों, पत्नी और दोस्तों की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि जब व्यक्ति का एक कुछ जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो फिर वो अपने समय को व्यवस्थित ढंग से व्यतीत करने के लिए या अपने संतुष्टि की लेवल को बढ़ाने के लिए समाज में जाते हैं, और वहां समाज में वो हर समय सभी लोगों से प्यार और जुड़ाव की जरूरत को महसूस करता है, और इन जरूरतों की जब पूर्ति हो जाती है, तो अगले लेवल पे जाके मैस्लो जो बात करते हैं, वो जो चौथे प्रकार की आवश्यकता है, वो सम्मान की आवश्यकता बोलते हैं। मैस्लो का मानना था कि जो सभी लोग होते हैं, वो चाहे वो कार्यस्थल हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे परिवार हो, चाहे उसका फ्रेंड्स ग्रुप हो, इन सभी के बीच वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, और उस आइडेंटिटी को बनाने के बाद सम्मान पाने की लालसा रहती है उनकी। आमतौर पर लोग क्या हमेशा अपना एक मूल्यांकन बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, ताकि सोसाइटी से उन्हें एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, स्वाभिमान मिले, इन सभी जरूरतों की पूर्ति हो सके। इस आत्मसम्मान की जो आवश्यकता है, वो उसको मैस्लो ने दो स्तरों पे बात की। पहले उनकी उपलब्धि की आवश्यकता की बात करते हैं वो, और दूसरा कहते हैं कि मनुष्य को अपनी पहचान की आवश्यकता होती है। जो उपलब्धि की आवश्यकता है, इसको हम आत्मविश्वास, बल या किसी अन्य पर निर्भर रहने की इच्छा से मुक्ति के रूप में अभिव्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हम अपनी इतनी उपलब्धि हासिल कर लें कि हमें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े। जबकि जो पहचान की आवश्यकता है, इसके अंतर्गत हम दूसरों से सम्मान की अभिलाषा, समाज से पहचान की अभिलाषा,
समाज में सभी लोग हमारी तरफ ध्यान आकर्षित हों, इन सभी चीजों को हम पहचान की आवश्यकता के रूप में मैस्लो ने व्याख्या की है। जो मैस्लो का अंतिम आवश्यकता है, जो कि उसके इस नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी का सबसे सर्वोच्च स्तर है, वो मैस्लो के अनुसार आत्म सिद्धि की आवश्यकता है। मैस्लो ने आत्म सिद्धि को आवश्यकताओं के सोपान में सर्वोच्च स्थान दिया। उनका मानना था कि जीवन में जो सार्थकता है और जो उद्देश्य की खोज ही इस आवश्यकता का प्रमुख लक्ष्य होता है। हम सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। जैसे मार्क्स ने जो अलगाव का सिद्धांत दिया था, उसमें जो उनका अंतिम स्तर का अलगाव की बात थी, वो इसी स्तर पर जाकर कहती कि एक व्यक्ति वो सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों और सभी समाज की सुख को वो प्राप्त कर चुका हो, लेकिन अंतिम लेवल पर जाकर वो एक प्रकार से अलगाव महसूस करता है कि मेरा जीवन आखिर में किस लिए हुआ था। क्या मुझे पैसा कमाना ही मेरा अंतिम लक्ष्य था? क्या मुझे समाज की भौतिक जरूरतों की पूर्ति ही करना लक्ष्य था? क्या मैं इसी व्यक्तित्व के रूप में आगे बढ़ सकता था? तो अंतिम लेवल की जो बात होती है, उसमें सार्थकता के जीवन कैसे सार्थक हो सकता है। और यही बात आके मेस्लो भी यहां पर कहते हैं कि जीवन में सार्थकता और उद्देश्य की खोज ही इस आवश्यकता का प्रमुख लक्ष्य होता है। मेस्लो का मानना था कि जो सार्थक जीवन जीने की अभिलाषा है, वो आत्म संतुष्टि तथा आत्म सिद्धि इस तरह की आवश्यकताओं में प्रतिबंधित होती है, क्योंकि अंतिम स्तर पर जाने के बाद चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी व्यक्ति ने मान लिया कि उसका आईएएस बनना लक्ष्य, लेकिन आईएएस बनने के बाद भी 60 साल के बाद उसको रिटायर ही होना है, और रिटायर होने के बाद भी उसको एक बार जरूर होगा कि हमने क्या अपना जीवन अच्छे प्रकार से व्यक्तित्व किया, क्या हम अपने जो जितने भी आत्म सिद्धि थी उसको प्राप्त किया। तो हर व्यक्ति अंतिम स्तर पर जाकर आत्म सिद्धि को ही प्राप्त करना चाहता है। मैस्लो का मानना था कि वैसे अलग अलग व्यक्तियों में यह आवश्यकता अलग अलग रूप में होती है। उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति में, अगर कोई व्यक्ति टीचर ही हो, तो वो अपने जीवन में एक आदर्श शिक्षक बनने की अभिलाषा जरूर करता है। उसकी ये जरूर इच्छा होती है कि वो अपने छात्रों को अच्छे तरह के मोटिवेट कर सके, ताकि वो अपने जीवन में अच्छा कर सके। या कोई भी एक माँ है अगर, तो वो भी एक आदर्श माँ बनने की इच्छा रखती है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सके, ताकि वो समाज में सकारात्मक भूमिका को निभा सके। तो मैस्लो का मानना है कि यह आवश्यकता उस स्थिति में प्रकट होती है जब हर तरह की निम्न कोटि की जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी हो चुकी हो, क्योंकि जब तक वो आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो जाएंगी, तब तक ये आत्म सिद्धि की आवश्यकता कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। हालांकि मैस्लो का मानना था कि किसी भी समाज में संतुष्ट लोग की संख्या हमेशा कम होगी, क्योंकि सभी व्यक्ति उनका जीवन किस लिए था इसका पहचान नहीं कर पाते, और इस कारण मैस्लो का मानना था कि यह संख्या बहुत ही लिमिट होती है कि जिनको अपनी संतुष्टि का स्तर पता चल जाए कि वो किस लेवल पर जाकर संतुष्ट हो पाते। मैस्लो का मानना था कि किसी भी समान व्यक्ति के लिए आत्म सिद्धि की अभिलाषा उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा होती है। यहाँ अगर एक शब्द है इसमें आत्म सिद्धि बसा, तो यहाँ सबसे पहले सवाल उठता है कि आत्म सिद्धि आखिर में होता क्या है, आखिर इसके लक्षण कौन कौन है। मैस्लो ने इसके सवालों का जवाब पाने के लिए तमाम तरह के अध्ययन किए, और इन अध्ययनों के आधार पर उन्होंने आत्मसिद्ध व्यक्ति के कुछ लक्षणों की सूची बनाई कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेगा, उसके अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें हैं वो जो दिखने लगेंगी, वो समाज में एक अभिप्रेरणा का साधन बन सकेगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली बात जो मैस्लो करते हैं
वो कहते हैं जो आत्मसिद्ध व्यक्ति होगा, वो नकली और बेईमान लोगों की पहचान तुरंत कर लेगा। उसको इतना उसका समाज को देखने का नजरिया विकसित हो चुका रहेगा कि उसको ये बात तुरंत पता चल जाएगी कि कौन व्यक्ति अपने व्यवहार को कपट या छल के रूप में प्रदर्शित कर रहा है और कौन व्यक्ति अपने कार्यों को ईमानदारी प्रक्रिया के अंतर्गत कर रहा है। जो दूसरे लक्षण आत्मसिद्ध व्यक्ति के मैस्लो ने बताया, वो था वो आत्मसिद्ध व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अपराध बोध नहीं होता। उसको ये नहीं फीलिंग होती कि वो ये चीज नहीं प्राप्त कर पाया या उसने समाज के लिए कुछ नकारात्मक चीजों को किया, उसमें कभी अपराध बोध नहीं होता। और इसके साथ साथ मैस्लो के अनुसार जो तीसरी बात थी, वो कहते हैं जो आत्मसिद्ध व्यक्ति होगा उसको किसी प्रकार की शर्म और चिंता का भी भय नहीं होगा। वो अपने कार्य में इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि समाज उसके कार्यों के बारे में कैसा सोच रहा है, क्योंकि वो समाज को खुद मोटिवेट करने वाला व्यक्ति बन जाता है उस समय तक। एक अन्य लक्षण की बात करते हुए मैस्लो कहते हैं कि जो आत्मसिद्ध व्यक्ति होगा वो आत्म केंद्रित होने के बजाय जो समाज में समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना कैसे किया जाए इसके प्रति उसका विचार हरदम सेंट्रलाइज होगा। जो अन्य एक अन्य लक्षण की बात करता है मैस्लो, उसके अनुसार जो आत्मसिद्ध व्यक्ति होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। उससे साधन और साध तथा सही गलत के बीच आसानी से भेद कर सकने की क्षमता होगी, क्योंकि उसको मानव जात की एक गहरी पहचान हो चुकी होती और वो किस कोई व्यक्ति अपने साध्य को पाने के लिए किस प्रकार के साधन का उपयोग कर रहा है उसको बहुत ही आसानी से वो पढ़ लेता है। तो इन लक्षणों की बात मैस्लो ने अपने आत्मसिद्ध व्यक्ति के अंतर्गत की थी और मैस्लो का मानना था कि किसी भी व्यक्ति की जो सर्वोच्च लेवल की आवश्यकता है वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। तो मैस्लो अपने इन 5 लक्षणों को या 5 आवश्यकताओं को अपने नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी के अंतर्गत बात करते हैं। मैस्लो के इस नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी की आलोचना भी होती है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो अपने समाज के सापेक्ष ही विचार देता है। तो ये बहुत ही ज्यादा संभावना होती है कि किसी दूसरे समाज में या किसी दूसरे देश में उसका जो विचार है या एक किसी काल क्रम खंड में ही उसका विचार प्रासंगिक हो और वो बाद में चलकर आलोचना का कारण बने। तो मैस्लो का मानना था कि जो उसके आलोचक थे उनको माना था कि जो मैस्लो ने अपनी आवश्यकताओं को जो एक निम्न क्रम से उच्च क्रम की ओर प्रवाहमान बताया है यह जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में आगे बढ़े कि पहले दैहिक जरूरतों की पूर्ति हो जाएगी, फिर उसके बाद सुरक्षा संबंधित उसकी जरूरतें पूर्ति होंगी, फिर उसको सम्मान और प्यार की जरूरत महसूस होगी, फिर वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता महसूस करेगा। तो आलोचकों ने यही इसको जो क्रम की बात की थी मैस्लो ने इसको लेकर आलोचना की। इसके साथ साथ उन्होंने जो मैस्लो के द्वारा आत्मसिद्धि सिद्धांत को भी कुछ आलोचकों ने भ्रामक, सरलीकृत और अशुद्ध कहकर आलोचना की। मैस्लो के आलोचक थे बॉस और बैरेट ने यह महसूस किया कि जो उनके सिद्धांत थे वो सत्य होने की अपेक्षा रोचक और सर्वाधिक लोकप्रिय अधिक रहे, क्योंकि जैसे ही मैस्लो ने एक बात की है, जो जिन जिन आवश्यकताओं की बात की है वो उसके समाज में रहने वाले व्यक्तियों के मनोविज्ञान के अध्ययन के आधार पर किए, तो वो रुचिकर ज्यादा लगते, क्योंकि समाज में सभी व्यक्ति इसी आधार पर अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। इसी प्रकार एक अन्य विचारक है माइकल नैश। माइकल नैश की राय है कि मैस्लो के जो सिद्धांत हैं वो रोचक तो हैं, जो इनका ये नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी है ये बहुत ही रोचक तो मगर वैध नहीं है।
नैस ने मैस्लो और हर्ट्जबर्ग के सिद्धांतों को मतलब एक प्रकार से गलत सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया है। ये जो सिद्धांत है ये हर समाज और हर परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतनी आलोचनाओं के बाद भी जो अभिप्रेरणा सिद्धांत के मामले में मैस्लो का जो योगदान है वो असाधारण है, और उनके सिद्धांतों ने इस क्षेत्र में बहुत सारे शोधों को बढ़ावा दिया। आज भी इस स्तर में और इस क्षेत्र में शोध हो रहे हैं, और उन्होंने जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत था इसको एक प्रकार से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो हम मैस्लो के जो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी थी, इसके अंतर्गत जो मैस्लो का प्रमुख विचार था व्यवहारवादी विचारक या मनोवैज्ञानिक विश्लेषक के रूप में, इसको हमने देखा, जो कि हर परीक्षाओं में ये पूछे जाने वाले विचार हैं उसके, कि नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी किसके द्वारा दिया गया और उसमें कितने प्रकार की आवश्यकताओं की बात मैस्लो ने की है। तो हमने अभी तक मैस्लो का जो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी था उसका अध्ययन किया, लेकिन अब हम अगले विचारक जो कि फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग हैं, और ये भी एक प्रकार से मैस्लो के पूरक ही हैं या मैस्लो के समान ही कुछ विचार दिए। अब आइए इनके विचारों को देखते हैं। तो हम फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के विचारों के अंतर्गत एक ब्रीफ में इनके बायोडाटा का स्केच करेंगे, फिर मैस्लो और हर्ट्जबर्ग की एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि क्या दोनों के बीच में तुलना थी और क्या असमानताएं थी, और जो मैस्लो हर्ट्जबर्ग ने जो द्विकारक सिद्धांत दिया था संगठन के क्षेत्र में, हम उसका अध्ययन करेंगे। फिर कार्य समृद्धिकरण का जो सिद्धांत हर्ट्जबर्ग ने दिया था उसका अध्ययन करेंगे। फिर एक प्रकार से हर्ट्जबर्ग का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ एक स्केच देखते हैं कि किस प्रकार के विचार और किन परिस्थितियों में हर्ट्जबर्ग ने अपने विचारों को दिया था। जो हम जैसा कि पहले ही बताया कि जो मैस्लो का आवश्यकता का सोपान का सिद्धांत था उसी का विस्तारण फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने किया और एक द्विकारक सिद्धांत दिया। हर्ट्जबर्ग ने यह सिद्धांत अपने सहयोगी सिडरमैन और मोसार के साथ मिलकर दिया था। हर्ट्जबर्ग ने अपने शोध का प्रारंभ अमेरिका के पीटर्सबर्ग क्षेत्र में दिया। उन्होंने अपने शोध के दौरान यह जानने की कोशिश की कि कर्मचारी कब अपने कार्यों से कब असंतुष्टि महसूस करते हैं और कर्मचारी कब अपने कार्यों से संतुष्टि महसूस करते हैं, और किन परिस्थितियों में अपने कार्यों से वो मोटिवेटेड फील होते हैं और किन परिस्थितियों में वे मोटिवेटेड नहीं फील करते। मैस्लो अगर हर्ट्जबर्ग की अगर तुलना करें तो जो दोनों के सिद्धांत है वो एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, क्योंकि जो मैस्लो की निम्न स्तरीय आवश्यकताएं थी जैसे वह संबंध वो हर्ट्जबर्ग के आरोग्य घटकों के समतुल्य थी। इस समानता के बावजूद हर्ट्जबर्ग और मैस्लो में एक पूरकता भी देखने को मिलती है, क्योंकि मैस्लो अपने आवश्यकता सोपान से व्यक्ति की आवश्यकता व उद्देश्य को बताता है, जबकि हर्ट्जबर्ग अपने द्विकारक सिद्धांत से उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए और उस पूरा करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाया जाए इसका अध्ययन करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो मैस्लो और हर्ट्जबर्ग में साध्य और साधन का संबंध है। मैस्लो ने जिन साध्यों की बात की है उस साध्यों को प्राप्त करने के लिए हर्ट्जबर्ग ने साधन विकसित किए हैं कि किन साधनों को अपनाकर या कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिससे व्यक्ति अपने साध्य को प्राप्त कर सकता है, और इसकी व्याख्या उन्होंने अपने जो एक बहुत ही प्रसिद्ध उनका सिद्धांत है जिसको कि द्विकारक सिद्धांत कहते हैं उसमें उन्होंने बताया है।
तो हर्जबर्ग का जो द्विकारक सिद्धांत है, उसमें उन्होंने अपने शोध के पश्चात हर्जबर्ग ने यह निष्कर्ष निकाला कि संगठन में कुछ कारक ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को संतुष्ट तो करते हैं, लेकिन व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते हैं। ये जो लाइन है इसको समझना पड़ेगा कि कोई ऐसे कारक है जो संतुष्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति को कुछ अलग करने के लिए अभिप्रेरित नहीं करते। इन कारकों को हर्जबर्ग ने आरोग्य घटक या हाइजीन फैक्टर नाम दिया। जबकि जो कुछ अन्य कारक होते हैं जो व्यक्ति को मोटिवेटेड करते हैं, लेकिन असंतुष्ट नहीं करते, और ऐसे कारकों को हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा घटक कहा है, मोटिवेटेड फैक्टर नाम दिया उन्होंने। इन दोनों का उन्होंने एक प्रकार से क्लासिफिकेशन किया कि उनके द्विकारक सिद्धांत के जो दो घटक हैं, इसका पहला घटक आरोग्य घटक है और दूसरा घटक अभिप्रेरक घटक है, हाइजेनिक फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर के अंतर्गत मैस्लो 5 चीजों को रखते हैं। उसमें पहला उनका है पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है सुपरविजन, तीसरा है वर्क कंडीशन, चौथा है इंटरपर्सनल रिलेशन और पांचवा है मनी, स्टेचर और सिक्योरिटी। जो आरोग्य घटक के अंतर्गत ये 5 घटक हैं, इसमें मैस्लो का मानना था कि जो इन घटनाओं से प्रेरित होता है, वो अगर पॉलिसी अच्छी नहीं तो तब उसका काम में मन नहीं लगेगा। अगर उसका सुपरविजन अच्छे प्रकार से नहीं किया जाए तो भी वो असंतुष्ट हो जाएगा। अगर वर्क कंडीशन अच्छे नहीं है, जैसे अगर किसी ऑफिस में अगर एसी नहीं चल रहा है, तो वो उस व्यक्ति का उस असंतुष्टि का अनुभव करेगा, उसका कार्य में मन नहीं लगेगा। जैसे मनी की बात है, अगर सैलरी सही समय पे नहीं आई या उसे जो अन्य प्रकार के बोनस होते हैं वो अगर नहीं दिए गए तो उसका काम में मन नहीं लगता है। तो कहते हैं कि जो आरोग्य घटक है एक प्रकार से संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए होते हैं। ये अगर फैक्टर सभी अगर उसको प्राप्त होते तो केवल संतुष्टि का अनुभव उसको होता है, उससे कोई वो मोटिवेटेड नहीं होता है। जैसे संतुष्टि का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति का एक प्रकार से जीवन बस कट रहा है, और कोई अगर व्यक्ति अपने लाइफ से मोटिवेटेड है तो उसमें जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। तो इन्होंने अपने आरोग्य घटक को एक्स मान ले अगर, और अभिप्रेरक घटक को अगर हम वाई मान ले, तो उनका कहना था जो एक्स है वो इन सभी परिस्थितियों को पाएगा तो केवल संतुष्ट हो जाएगा। मतलब अगर हाइजीन फैक्टर से अगर कोई व्यक्ति रेगुलेट हो रहा है तो वो अगर इन सभी परिस्थितियों को अगर अच्छी कंडीशन में पाएगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छी परिस्थितियां ये नहीं विद्यमान है तो फिर वो अपने कार्य से संतुष्टि भी नहीं फील करेगा। मोटिवेटेड होना तो दूर की बात है। वहीं जो मोटिवेटर फैक्टर्स हैं उसके भी 5 प्रकार हर्जबर्ग ने बताए। उसमें वो बोलते हैं कि अचीवमेंट पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है रिकॉग्निशन, तीसरा फैक्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा फैक्टर है एडवांसमेंट और वो अगर नहीं भी प्राप्त होते हैं तब भी वो एक्चुअली ऐसी कंडीशन में रहते हैं कि वो हर समय मोटिवेटेड फील थे। एक हर्जबर्ग का मानना था कि जो ये बी है जिसको अभिप्रेरक घटक नाम दिया हर्जबर्ग ने, उसमें उन्होंने बोला कि जो हाइजीन फैक्टर के 5 कंपोनेंट हैं वो उसको मिले या ना मिले उससे वो डीमोटिवेट नहीं होता है। लेकिन उसे ये जो मोटिवेटर फैक्टर हैं 5, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसे मिलने चाहिए।
जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखें, हम बहुत ही तत्कालिक उदाहरण देखते हैं। जैसे वर्तमान समय में एक छोटा सा बच्चा अनमय करके, और पूरे देश में एक प्रकार से उसको एक बीमारी है छोटी सी, और पूरे देश के उसमें बहुत ही ज्यादा उस बीमारी को इलाज में बहुत ही ज्यादा पैसा लग रहा है। 16 करोड़ रुपए की कोई इंजेक्शन है जिसको उसके लगने हैं। तो उसमें सोसाइटी का एक वर्ग 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के प्रयास में है वर्तमान में, और उसको एक अचीवमेंट के रूप में मान रहा कि अगर हम ये 16 करोड़ रुपए अगर इकट्ठा कर लेंगे तो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट होगा, हम एक बच्चे की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो इस जो प्रक्रिया है, ये हम इसको एक अचीवमेंट के रूप में देख रहे हैं कि अगर वो बच्चा बच जाएगा और इतने पैसे अगर हम कलेक्ट कर लेंगे सोसाइटी के माध्यम से और नागरिक समाज के माध्यम से अगर ये हम प्राप्त कर लेंगे, तो एक प्रकार से अचीवमेंट होगा ये। और अचीवमेंट के साथ साथ पूरा समाज एक प्रकार से उसको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, और रिकॉग्निशन मिलने के साथ साथ सभी लोग उस बच्चे को न जानते हुए भी उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग करते हुए कुछ ना कुछ पैसा डिनोट कर रहे हैं। और इन सभी गतिविधि के बाद अपने आप पर्सनल ग्रोथ हो जाता है। जब रिकॉग्निशन मिल जाएगा, जब अचीवमेंट की प्राप्ति हो जाएगी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का बन में हो जाएगा, तो पर्सनल ग्रोथ अपने आप मिल जाएगा। उदाहरण के लिए अन्य भी उदाहरण को दिया जा सकता है। जैसे कोविड के समय में देखें अगर, तो प्रत्येक व्यक्ति जो नागरिक समाज से था वो सभी सुविधाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत थे। अगर कोई आईएएस अधिकारी हो या जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको एक प्रकार की संतुष्टि मिल रही थी जब वो सभी लोगों को बेसिक नीड्स को पहुंचा पा रहे थे। तो हर्जवर्ग का मानना था कि जो मोटिवेटेड फैक्टर है, ये व्यक्ति में प्रेरित करते हैं, संतुष्टि का अनुभूत कराते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति को संतुष्ट करने वाले जो कारक व उत्प्रेरित करने वाले कारक दोनों ही भिन्न होते हैं। और वो जो कारक व्यक्ति को संतुष्टि करते हैं वे वातावरण से संबंधित होते हैं, और जो कारक व्यक्ति को अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ऐसे कारक कार्यों में निहित होते हैं, उस टाइप ऑफ वर्क में निहित होते हैं। और ऐसे ही कार्यों को हर्जबर्ग अभिप्रेरण घटक की संज्ञा देते हैं, मोटिवेटेड फैक्टर की संज्ञा देते हैं। हर्जबर्ग के अनुसार यदि संगठन में आरोग्य घटकों की या जो संतुष्टि वाले फैक्टर्स की उसकी अवहेलना हो तो इससे कर्मचारियों में असंतुष्टि का भाव पैदा होता है और वह संगठन चलाने में बाधा आती है। और यदि आरोग्य घटक प्राप्त भी हो जाए, अगर उनकी प्राप्ति हो रही है, तब भी हर्जबर्ग का मानना था कि वो व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करती, जबकि संगठन चलाने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक होती है। इसलिए संगठन में किस चीज पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा के फैक्टर पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए, मोटिवेशन फैक्टर के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। हर्जबर्ग ने आरोग्य घटक व अभिप्रेरण घटक के आधार पर ही कर्मचारियों को दो भागों में बांटा है। हर्जबर्ग के अनुसार जो कर्मचारी आरोग्य घटकों के लिए प्रयास करते हैं उन्हें वह स्वास्थ्य खोजी की संज्ञा देती है, और ये मूलतः संगठन के निम्न स्तरीय कर्मचारी होते हैं और जिनमें विशेष गुणों का अभाव होता है। जैसे अनुशासन का अभाव होगा, जैसे अगर उन्हें सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, समय से नहीं मिलेगी, तो वो अपने कार्यों को सही प्रकार से संचालित नहीं कर सकते। हर्जबर्ग का मानना था कि ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव नहीं हो सकता है, वो जीवन में उपलब्धियों को भी हासिल नहीं कर सकता है। तो
इस आरोग्य घटक को एक प्रकार से हर्जबर्ग स्वास्थ्य खोजी की संज्ञा देते हैं। हर्जबर्ग कहते हैं कि यदि आरोग्य घटकों में थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो कर्मचारी तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं। यदि वे घटक प्राप्त हो जाएं तो भी कर्मचारी अप्रेरित नहीं होंगे। दूसरी ओर जो कर्मचारी अभिप्रेरणा घटकों के लिए प्रयास करते हैं उन्हें हर्जबर्ग उत्प्रेरण खोजी की संज्ञा देते हैं और कहते हैं कि ये उच्च स्तरीय कर्मचारी होते हैं और ये हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। हर्जबर्ग का मानना था कि यदि आरोग्य घटकों में यदि थोड़ी कमी भी हो जाए तो वो परेशान नहीं होते और इसके पीछे हर्जबर्ग कारण देते हैं क्योंकि वो अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं। उनको अल्टीमेट रूप से अपना एम दिखता है कि किस उद्देश्य को वो प्राप्त करना चाहते हैं। उससे वो वातावरण में होने वाले अन्य गतिविधियों से वो ज्यादा इधर उधर भटकाव नहीं महसूस करते, इसलिए वो अपने कार्यों में बिजी रहते हैं और इनमें कुछ हर्जबर्ग के अनुसार कुछ विशेष लक्षण प्राप्त होते हैं। जैसे हर्जबर्ग कहता है कि इसमें हमेशा व्यक्ति अपनी उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता है और हमेशा कुछ ना कुछ नवाचार करना चाहता है और जो ऐसा व्यक्ति होगा वो सेल्फ रेगुलेशन वाला होगा, आत्म अनुशासन वाला होगा और ऐसे कर्मचारी लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज्यादा सहायक होते हैं। तो हर्जबर्ग का मानना था कि जो ये उत्प्रेरक खोजी की संज्ञा जिसने उन्होंने मोटिवेटर फैक्टर वाले जो कर्मचारी होते हैं संगठन में इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि ये संगठन को आगे ले जाने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये अपने साध्य को हमेशा अपने लक्ष्य के रूप में हमेशा उसको व्यवस्थित तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये एक प्रकार से हर्जबर्ग ने अपने द्विघटकीय सिद्धांत दिया था जो कि संगठन में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने दूसरा सिद्धांत बताया हर्जबर्ग का वो था कार्य समृद्धिकरण सिद्धांत, जॉब इनरिचमेंट थ्योरी। हर्जबर्ग कार्य समृद्धिकरण को एक प्रकार से कार्य की जिम्मेदारी जो उसका क्षेत्र है और जो उसकी चुनौती है उसको जानबूझकर बढ़ाने की बात करते हैं। कहते हैं जब तक व्यक्ति एक ही मोशन में या एक ही वातावरण में एक ही प्रकार से कार्य करेगा तो वो ज्यादा रचनात्मक नहीं हो पाएगा और ज्यादा रचनात्मक नहीं होने के कारण उसके कार्यों में एक प्रकार की शिथिलता आने लगेगी और एक प्रकार का एक अस्थायी रूप धारण कर लेगा और उसी मोशन में हर समय वो कार्य करेगा। उदाहरण के लिए हर्जबर्ग कहते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जब उनकी नई नई नियुक्ति होती है तब उस समय वो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। उन्हें लगता है कि हम समाज जितने भी एक प्रकार से अगर हम उदाहरण के रूप में भी देखें कि जितने भी जो नव चयनित आईएएस होते हैं या इंटरव्यू देते समय अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं तो उनका सबसे पहला उत्तर यही होता है कि वो इससे समाज में कुछ अच्छा करने का एक बल मिलेगा, हमें एक आवश्यकता मिलेगी, हमें कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, समाज के निचले तबकों के कल्याण के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो जब नई नियुक्ति होती है और सेलेक्ट होते समय तो वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है और उनके कार्यों में ज्यादा इनोवेशन नहीं आता है, क्रिएटिविटी नहीं होती, तो वो एक फिक्स धर्रे पे काम करने लगते हैं और जिसके कारण वो मोटिवेटेड नहीं फील कर पाते। तो इसी कारण से वो कहते हैं हर्जबर्ग की कार्यों की जिम्मेदारी क्षेत्र और चुनौतियों को जानबूझकर एक दूसरे लेवल पर ले जाना चाहिए ताकि उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मोटिवेटेड
फील हो सके। इस जॉब एंगेजमेंट को हर्जबर्ग ने 3 प्रकार से बात की। उन्होंने कहा कि कार्यों में जो है वो रोमांच होना चाहिए और एक चुनौती होना चाहिए और इसके साथ-साथ इनोवेशन होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कुछ फैक्टर्स की भी बात की है। जैसे कहते हैं कि कार्य का एक प्रकार से डायरेक्ट फीडबैक लिया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि क्लाइंट रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। संगठन और उसके जो सेवा दी जा रही है, जो सर्विस दी जा रही है, उस सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस ले रहा है, दोनों के बीच में एक प्रकार से फीडबैक लेनी चाहिए। एक क्लाइंट रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे हम वर्तमान समय में अगर उसको उदाहरण के रूप में देखें, तो हम जैसे ओला सर्विस अगर हम यूज करते हैं, तो ओला सर्विस में भी अगर हम देखें तो जैसे ही हम कभी-कभी जब ड्राइवर ड्रॉप करता है अपनी गाड़ी से, तो वो कहता है सर रेटिंग दे दीजिएगा मुझे। वो रेटिंग देना क्या है? एक प्रकार से क्लाइंट रिलेशनशिप है कि सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस ले रहा है, उसमें एक फीडबैक भी मिल जाता है उसे कि हमारा जो कार्य है वो एक अच्छे प्रकार से संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उस रेटिंग के माध्यम से हम इसको बता सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर को कि उनकी जो गतिविधि थी वो कैसी थी, उसके लिए पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। इसी प्रकार हम सर्विस डिलीवरी जो जोमेटो या अन्य गतिविधि को भी जो ऑनलाइन संचालित हो रही है उसको उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी फीडबैक रेटिंग ली जाती है। इसके साथ जो हर्जबर्ग वो कहते हैं कि जो कार्य होना चाहिए वो न्यू लर्निंग बेस होना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ जो कार्यों में कुछ लर्न करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एक फिक्स वे में कार्य नहीं करने चाहिए। इसके साथ कहते हैं कि खुद अपना कार्यों की खुद शेड्यूल बनाना चाहिए कि किस शेड्यूल के आधार पर हम कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर्जबर्ग कुछ यूनिक एक्सपीरियंस की भी बात करते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्य करे वो अपने रिसोर्सेज के ऊपर एक कंट्रोल करे। इसके साथ जो अन्य लक्षण की बात करते हैं वो है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन अथॉरिटी से हो उसका, और कुछ पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जब तक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों को सही प्रकार से संचालित नहीं कर पाएगा। तो इस कार्य समृद्धि के अंतर्गत वो जॉब एंगेजमेंट के अंतर्गत इन फैक्टर्स की बात करते हैं कि इन फैक्टर्स को जॉब के अंतर्गत देखा जाना चाहिए। यहाँ पे भी हर्जबर्ग की भी कुछ आलोचकों ने आलोचना की। उनका कहना है जो हर्जबर्ग आरोग्य घटक व अभिप्रेरक घटकों के आधार पर जिस प्रकार से व्यक्तियों का वर्गीकरण करते हैं उससे कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हर्जबर्ग के अनुसार कुछ व्यक्ति केवल स्वास्थ्य खोजी होते हैं और कुछ व्यक्ति अभिप्रेरणा खोजी होते हैं। लेकिन वास्तव में अभिप्रेरणा खोजी व स्वास्थ्य खोजी कोई दो व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ही व्यक्ति की दो कंडीशंस हैं, दो स्थितियां हैं। इसको हम हमेशा स्वास्थ्य खोजी और अभिप्रेरणा खोजी में डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं। जिन्हें हर्जबर्ग का मानना था कि वो कहते हैं कि ये एक प्रकार से एक ही व्यक्ति की दो कंडीशंस हैं जिन्हें हार्ट और माइंड के रूप में समझा जा सकता है। हर्जबर्ग का मानना था कि कोई भी, क्योंकि मन जो होता है, जो हार्ट होता है वो सुविधा की इच्छा करता है और आराम करना चाहता है, रिलैक्स रहना चाहता है। जबकि जो व्यक्ति का माइंड होता है वो हमेशा उपलब्धि उन्मुख होता है। वो चाहता है कि समाज या सोसाइटी में वो कितनी ज्यादा ग्रोथ हासिल कर सके और ग्रोथ करना चाहता है। तो और व्यक्ति को अधिक कार्य करने होते प्रेरित करता है। इसलिए मनुष्य क्या होता है हर्जबर्ग के अनुसार इसी कारण से संकट की स्थिति में भी अपने कार्यों को सही प्रकार से संचालित करता है।
पुनः कुछ विद्वान हर्ज़बर्ग की आलोचना करते हैं कि हर्ज़बर्ग के कई आरोग्य घटक ऐसे हैं जो जैसे वेतन जो विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में अभिप्रेरक घटक होते हैं, जबकि हर्ज़बर्ग ने वेतन को आरोग्य घटक के रूप में देखा है, जबकि यही वेतन विकासशील और अल्प विकसित देशों में एक प्रकार से मोटिवेशन का फैक्टर कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, कोई भी व्यक्ति जब अपनी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करता है, तो उसमें एक प्रकार ही होता है, उसमें जो एक मोटिवेशन फैक्टर के रूप में काम करता है वो व्यक्ति की सैलरी होती है। हमेशा आप कहते हुए सुन सकते हैं प्राइवेट कंपनी या किसी भी कंपनी के कर्मचारियों को कि उनका पैकेज पहले कंपनी में इतना था और वर्तमान कंपनी में इतना है। तो ये एक प्रकार से मोटिवेटर फैक्टर के रूप में ही कार्य कर रहा है, जो कि हर्ज़बर्ग ने इसको आरोग्य घटक या निम्न श्रेणी के, जिसमें कि अभिप्रेरणा की कैपेसिटी नहीं होती है, इसकी बात करते हैं। इसके साथ-साथ कुछ विद्वान हर्ज़बर्ग की आलोचना इसलिए भी करते हैं कि हर्ज़बर्ग का सिद्धांत जो है, वो यूनिवर्सल या सार्वभौमिक नहीं है। वह केवल संगठनों में लागू होता है। जबकि जो मास्लो का एक विचार है, उन्होंने जो ये नीड हायरार्की थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने समाज में 5 प्रकार की आवश्यकताओं की बात की। ये एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे सार्वभौमिक समाज में एक प्रकार से लागू हो सकता है, और इसी कारण से मैस्लो के विचारों को सार्वभौमिक चिंतन की प्रक्रिया में लागू किया जा सकता है। और उसका सिद्धांत संगठन के साथ-साथ जो आम व्यक्ति पर भी लागू होता है, क्योंकि संगठन में तो सभी व्यक्ति उन 5 आवश्यकताओं के अनुसार प्रेरित तो होते ही होते हैं। निजी जीवन में भी व्यक्ति उन्हीं आवश्यकताओं के अनुसार ही अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। अतः कहा जा सकता है कि भले ही हर्ज़बर्ग की कई आधारों पर आलोचना ही, लेकिन अभिप्रेरणा के क्षेत्र में, मोटिवेशन के सेक्टर में हर्ज़बर्ग और मास्लो का जो योगदान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन लोगों ने संगठन में व्यक्ति किस प्रकार से मोटिवेटेड होता है, किस प्रकार से अपने कार्यों में संतुष्टि का अनुभव करता है, और वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति असंतुष्टि फील करता है या मोटिवेटेड नहीं फील कर सकता है। क्योंकि कोई भी जो संगठन है, अपने कर्मचारियों को हर समय मोटिवेटेड रूप में ही देखना चाहता है। वो हर समय सेल्फ मोटिवेट होकर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका को विस्तार करे। और इस अभिप्रेरणा घटक को मैस्लो और हर्ज़बर्ग ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लागू किया है। हम इसमें तीसरे थिंकर के रूप में फ्रांसिस लिंकर्ट को थोड़ा-सा पढ़ना था, जो कि व्यवहारिक चिंतन के अंदर आते हैं। जो इनका मुख्य योगदान था, वो इनकी जो लिकर्ट स्केल का जो पैमाना है, वो इन्होंने जो डेवलप की थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। लिकर्ट एक 1903 में पैदा हुए थे और 1981 तक इन्होंने अपने जीवन को संचालित किया, और इन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। लेकिन इनका जो सबसे मेजर योगदान है, वो एक प्रकार से लिकर्ट जो स्केल इन्होंने रिसर्च के सेक्टर में डेवलप किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वो सोशल बिहेवियर को कैसे मापा जाए, इसका एक महत्वपूर्ण टूल था। और इन्होंने इसको 5 ग्रेड में डिवाइड किया, जो कि आधुनिक समय में भी हम रिसर्च के सेक्टर में इन 5 आधारों पर सोशल बिहेवियर को नापते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ये कहें कि भारत में वन पार्टी सिस्टम अगर हो जाए तो वो कितना सफल होगा, तो इसको वो मापने का 5 तरीका बताते हैं। उसमें कहते हैं कि इसमें 5 आधारों पर समाज में इसका निष्कर्ष लिया जाना चाहिए। इसमें पहला आधार है स्ट्रांगली एग्री, दूसरा उन्होंने बताया एग्री, और तीसरा है न्यूट्रल,
और चौथा है डिसएग्री और पांचवा है स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इन 5 आधारों पर लिकर्ट एक प्रकार से व्याख्या करते हैं कि किसी भी सोशल या सामाजिक व्यवहार को मापा जा सकता है और इसके आधार पर ही इसकी व्याख्या की जाती है। और लीडरशिप स्टडी लिकर्ट का दूसरा योगदान था व्यवहारिक चिंतन के अंतर्गत। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।